जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और ज्योग्राफी में मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछली बार हमने पासेस को कंप्लीट किया था और वो माउंटेन पास का पहला वीडियो था जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर इन सभी और लद्दाख, ये दो केंद्र प्रशासित राज्य और दो राज्य, इन चारों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को हमने कवर कर लिया था। आज हमारा दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर भारत, वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास नहीं है बताने के लिए, कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं, लेकिन उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट ये टाइगर रिज़र्व हो गया, बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया, तो ये सब को भी मैंने साथ में ले लिया ताकि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। दो वीडियोस ऑलरेडी पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट पे हमने बना चुका है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, हम लोगों ने इसे देख लिया है। और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपका काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी। देखिए, थोड़ा सा रोड के थ्रू या मैप के थ्रू बताने का मेरा मकसद होता है ताकि आप उन पासेस को थोड़ा सा और क्लियरली समझ सकें, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है या जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो और अच्छे से माइंड में हमारे बैठ सके, ठीक है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, क्या नाम है इसका? बमला, ठीक है। ये जो बमला है, अब देखिए ये जो हिस्सा है ये हो गया आपका चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक जिला है अंतिम में जो आपका बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ देखिए भूटान है, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत इनको कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला एक यहाँ पर आखिरी जिला है। इस जिले का नाम है तवांग। तवांग अक्सर न्यूज़ में भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि तवांग में ही भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है, तवांग मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि दलाई लामा जी जो हैं हमारे, वो आते जाते रहते हैं, या फिर कोई सीनियर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वो आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा चाइना की तरफ से इसका विरोध भी होता है। तो इन सब मुद्दे और इश्यूज़ को लेकर आप न्यूज़ में भी देखते रहेंगे। तो अब से कभी भी आपको न्यूज़ में तवांग क्षेत्र, तवांग बौद्ध मठ ये जानने को मिले तो आप समझ जाएगा कि इस क्षेत्र की बात हो रही है, और तवांग बौद्ध मठ या तवांग मोनेस्ट्री भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो बोल दे कि बमला, ये जो बमला आपका पास है, या तो ये बोल दे कि भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला है, तो भी सही है। या फिर आपको यहाँ पे भारत का ना देके थोड़ा स्पेसिफाई कर दे कि यहाँ पर बात हो रही है तवांग की, तवांग जिले की, हो सकता है कुछ और दो तीन और रीजन की क्षेत्रों की बात कर रहे। तो यहाँ पर आपका जब दिया हुआ है तवांग, तो तवांग से जोड़ने वाला क्या है? तिब्बत को बमला पास। अब देखिए ये एक रोड है, जब आप इस रोड से आएंगे अरुणाचल से, मतलब अरुणाचल में ये पहाड़ी क्षेत्र से थोड़े से और प्लेन एरिया में आने की कोशिश करेंगे, मतलब आसाम की तरफ आएंगे, तो ये जब आप इस रोड से आना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक पास, ठीक है। इस पास का क्या नाम है? इस पास का नाम है बॉमडिला। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 नंबर, ये बॉमडिला पास है। अब ये बॉमडिला पास आप देख रहे हैं, तो बॉमडिला पास क्या होता है कि जब भी आप ये ईटानगर, देखिए कैपिटल है, राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, तो ईटानगर से जब आप जाएंगे कभी और आपका मन है कि चलो तवांग बौद्ध मठ जाना है, तवांग जाना है, तो बीच में आपको एक पास से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? बॉमडिला पास। तो बॉमडिला पास आप देख सकते हैं किसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश में आप बोल सकते हैं कि तवांग को ईटानगर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी के आगे आप पहुंच जाएंगे तवांग, तवांग से आप पहुंच जाएंगे तिब्बत। तो जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से सही कर लेंगे। अब आप इसी रोड से घूमते घूमते जब ईटानगर आते हैं तो देखिए बीच में यहाँ पर एक बड़ा सा जंगल का हिस्सा है। अब वो जंगल का हिस्सा इस तरीके से है कि है तो वो एक ही जंगल का हिस्सा, लेकिन हमने जब बीच से आपका दो राज्यों में विभाजित किया उसे, ठीक है, जब उस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आप जो भी उस जंगल का नाम देना चाहते हैं, तो जब हमने उसे दो राज्यों में बांटा उस जंगल को, तो जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है उसे हमने नाम क्या दिया? उसे हमने नाम दिया पाके नेशनल पार्क, और बाद में उसे टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य बना दिया गया, तो उसका नाम हो गया पाके बाघ अभयारण्य, पाके टाइगर रिजर्व। और ठीक इसी जंगल का वो हिस्सा जो कि अरुणाचल में ना आके आसाम में आ गया, तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? नामेरी टाइगर रिजर्व। तो अब आपको कभी भी इस बात का कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके एक साथ दो टाइगर रिजर्व या दो बाघ अभयारण्य तैयार हो गए।
तो नामेरी और पाके टाइगर रिजर्व आप बोल सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपने एक पहलू को देखा पाके बाघ अभयारण्य को, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आप आसाम बॉर्डर में आसाम में आ जाते हैं तो उसका नाम नामेरी बाघ अभयारण्य हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में एक इसी तरीके का टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य था जो डिवाइड होता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच में। क्या नाम था उसका? वो हिस्सा जो हमारा यूपी में था वो अमनगढ़ बाघ अभयारण्य, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहलाया। और उसी बड़े जंगल का बड़ा हिस्सा जो उत्तराखंड में मौजूद था वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाया। अब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी के कौन से जिले में है पाया जाता है? तो वो बिजनौर जिले में पाया जाता है। अब अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को, तो वहाँ पर आपको एक नदी का रिजर्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा सा झील नदी का आपको देखने को मिलेगा, उद्गम देखने का मिलेगा एक नदी का, उसका वहाँ पे रिजर्वायर है बड़ा सा। और वहीं पे एक बांध भी बना हुआ है, उस पर बांध का नाम है कालागढ़ डैम। और जिस नदी के रिजर्वायर जो आपका बड़ा सा झील बना है उस नदी का बांध के पीछे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रामगंगा। तो रामगंगा का ओरिजिन उसी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच से हुआ है। और रामगंगा फिर कन्नौज के पास में गंगा जी से मिल जाती है। और ठीक इसी तरीके से सेम, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया अमनगढ़ बिजनौर में और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। एक इसी तरीके का और है, अगर आपको याद हो, हमने साउथ इंडिया में पढ़ा था किसके बीच में, आपका ये आंध्र प्रदेश और एक तरफ था तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो हिस्सा रह गया उसका नाम था अमराबाद टाइगर रिजर्व। और जो हिस्सा आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में बड़ा हिस्सा था उस टाइगर रिजर्व का, जब दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे तो आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश में जो बड़ा हिस्सा रह गया वो कहलाया आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये दो बांध हैं जंगल के, थोड़े से नदी जो गुजरती है अपनी, कौन सी नदी गुजरती है, गोदावरी या कृष्णा? ये जरूर कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम से कौन सी नदी गुजरती है, गोदावरी गुजरती है या फिर कृष्णा नदी गुजरती है। और उसके और मतलब अमराबाद हो गया आपका तेलंगाना में, और इधर हो गया आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और उसके नीचे मैंने आपको क्या बताया था कि उसके नीचे आपका एक और पहाड़ आता है, कौन सा, पालकोंडा रेंज। पालकोंडा के अंतिम में क्या था, तिरुपति। उसके नीचे फिर हम चेन्नई में पहुंच जाते हैं, क्योंकि तिरुपति चित्तूर जिले में है और वो आखिरी जिला है आंध्र प्रदेश का जो तमिलनाडु को टच करता है। तमिलनाडु में पहला पहाड़ कौन सा था, जावड़ी हिल्स। जावड़ी के नीचे कौन सा था, शेवरॉय। ये दोनों ईस्टर्न घाट का हिस्सा थे। उसके बाद हमने देखा था उसके नीचे कौन सा आता है, नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के बाद क्या आता है, क्या नीलगिरी के बाद तुरंत अन्नामलाई की पहाड़ी आ जाती है? नहीं, बीच में पलक्कड़ गैप आता है, मतलब एक गैप आता है दो पहाड़ियों के बीच से। वही मैंने आपको बताया था कि केरला में तमिलनाडु से पूरे रोड और रेलवे का नेटवर्क वहाँ से जाता है। उसके बाद क्या था, अन्नामलाई। नीलगिरी के बाद नीचे दक्षिण में अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अनाईमुड़ी पीक। ठीक है, लगभग 2600 कुछ मीटर है वहाँ उसका हाइट। उसके बाद कौन सी थी, लास्ट में आपका था कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ी। तो ये हमने दक्षिण भारत को देख लिया था। तो आइए अपने टॉपिक पे फिर से अपने आते हैं, पूर्वोत्तर भारत की तरफ आते हैं। तो आपने देख लिया अरुणाचल में पाके टाइगर रिजर्व, और वो हिस्सा जंगल का जो कि आसाम में आ गया उसका नाम था नामेरी टाइगर रिजर्व। चलिए, आप जंगल के बीच से होते हुए, कार चलाते हुए, समझ लीजिए बाइक चलाते हुए आप कहाँ पहुँच गए, ईटानगर। यहाँ तक आपने दो पास को पार कर लिया, बमला पास और बॉमडिला पास। तवांग में बौद्ध मठ के भी दर्शन कर लिए, जो कि सबसे बड़ा भारत का बौद्ध मठ है। अब आप आइए थोड़ा सा और अरुणाचल में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ये तो आपका सेंगपो है जो बाद में ब्रह्मपुत्र कहलाता है। अब सेंगपो नदी जो है ये आपका यहाँ से टर्न लेते हुए हिमालय के एक समझ जाइए कि चोटी जैसा समझ लीजिए, या कोई पहाड़ का एक ऐसा रेंज है, पर्वतमाला, हिमालय यहाँ से ऐसे मुड़ती है, उससे टकरा के ये ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया में प्रवेश कर रही है। अब जब भारत में सेंगपो आती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता है, क्या नाम रहता है, उसका नाम पहले रहता है आपका दिहांग।
दिहांग नदी कहलाती है जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दिहांग के साथ आगे आपको मैंने बताया था मतलब पिछले कई वीडियोस में कि दिहांग नदी की पहली सहायक नदी जो उसे मतलब ज्वाइन करती है, बड़ी सहायक नदी, वो दिबांग थी। दिबांग के बाद कौन सी नदी थी? लोहित। और दिबांग और लोहित लगभग आसाम और अरुणाचल प्रदेश के पास ज्वाइन करती है। तो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश पहाड़ पे है लगभग इस तरीके से, और आप इस तरह से नदी आपकी ढलान होते हुए आसाम में आ रही है। तो आसाम में जब दिबांग, लोहित, 2-3 नदियाँ और मिल जाती हैं तो फिर वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर फाइनली ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका यहाँ पर बांग्लादेश में चला जाता है जमुना के नाम से। और इसमें जो गंगा जी आके मिलती हैं उनका नाम क्या होता है? पद्मा। फिर पद्मा, जमुना, इधर से आपकी एक और नदी आके मिल के चली गई। कौन सी नदी है वो? लोकतक झील के पास से निकलती है। वो आप कमेंट सेक्शन में ये भी देखिएगा कि कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं, तब जाके वो मेघना कहलाता है। बहुत आसान नाम है, फिर भी एक बार आप सर्च करिएगा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व कहने का मतलब है कि संरक्षित या आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र कहलाता है हिंदी में। तो बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व किसका नाम रखेंगे? तो बहुत आसान है, सियांग नदी आई बह के अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग नदी उसकी सहायक नदी है, दोनों को जोड़ दीजिए। दिहांग नदी आई है। ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी के नाम से, सेंगपो के बाद दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की। तो दिहांग और दिबांग को आप साथ मिला दीजिए तो क्या हो गया? दिहांग दिबांग जैव आरक्षित, जैव नहीं मतलब संरक्षित या आरक्षित जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। जो नदी है उसी के नाम पे, उसके बगल में बड़ी सी जंगल थी, मुझे रिजर्व करना था, उसको प्रोटेक्ट करना था, उसी के नाम पे रख दो। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व फिर कौन से स्टेट में आ जाएगा? क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आप देख सकते हैं बॉर्डर तो अरुणाचल का यहाँ तक आ रहा है। जब हमारी ब्रह्मपुत्र और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक उसे सहायक नदी और जोड़ती है, क्या नाम है उसका? बूढ़ी दिहिंग। उसके बाद एक नदी उसे और आगे ऊपर से जोड़ती है, वो है सियांग। तो सियांग, दिहांग, दिबांग, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता था, कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में प्रवेश की सियांग नदी के नाम से, उसकी सहायक नदी जो उसे ज्वाइन करती है दिबांग के नाम से, एक और नदी जो उसे सहायक नदी उसे ज्वाइन करती है सियांग के नाम से। तो दिहांग में कौन सी ज्वाइन हुई? दिबांग और सियांग। ठीक है। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहीं पे आपका क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले जो आपके गैंडे होते हैं, 1 हॉर्न्ड राइनोस, वो वहाँ पे उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बना दिया गया है। हिरन वगैरह भी मिलेंगे क्योंकि घास का मैदान आ गया। अब आप प्लेन एरिया में आ गए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फर्टाइल प्लेन है, बहुत उर्वरक मिट्टी है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की तरफ से आ रही है। जिस तरह से गंगा जी ऊपर से लेके आके डिपॉजिट कर रही है प्लेन एरिया में, वैसे ये भी आके डिपॉजिट कर रही है प्लेन एरिया में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये धनसिरी नदी आके ज्वाइन कर रही है काजीरंगा के बाद। धनसिरी भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सारी नदियों को इसलिए नहीं कवर किया जा रहा है ताकि पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में बताया जा चुका है। तो इसमें मेन मकसद जो है पासेस को बताना है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताना है। उसके बाद आपकी नदी जब आगे बढ़ी ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और आपको यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित या आरक्षित जैव मंडल देखने को मिलेगा। अब इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम भी रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे आ रहे हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी चलाते हुए आपको यहाँ आना है आसाम में, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस टाउन है डिब्रूगढ़। अक्सर आपने सुना होगा नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी चलती है, बहुत फेमस, गुवाहाटी के लिए भी चलती है और डिब्रूगढ़ के लिए भी चलती है। तो ये डिब्रूगढ़ है, तो यहाँ से मैंने नाम उठा लिया डिब्रू। बगल में एक विलेज या समझ लीजिए एक और जगह है साइखोवा, नाम मिला दिया, क्या बन गया? डिब्रू साइखोवा संरक्षित आरक्षित जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर भी हमारा आ गया। अब कभी आपसे कोई बोले ये बताओ डिब्रू साइखोवा कहाँ है, तो अरुणाचल में है कि आसाम में है? बहुत कन्फ्यूज हुई है। डिब्रूगढ़ टाउन कहाँ पर है? आसाम में। तो डिब्रूगढ़ में क्या नाम छिपा हुआ है? डिब्रू। तो डिब्रू कहाँ पर हो गया? डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आ गया? आसाम में आ गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इस पास को भी देख लेते हैं और एक और राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसको भी देख लेते हैं, हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो मान लीजिए आपकी ये तिब्बत या फिर चाइना का बॉर्डर है। अब अरुणाचल प्रदेश का वो पूरा हिस्सा बॉर्डर का जो आपका टच हो रहा है चाइना के साथ, मैकमोहन लाइन कहलाता है।
ये आपका ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब कि 3 देशों का आपस में वहाँ पे बॉर्डर है। इधर हो गया आपका चाइना तिब्बत, इधर हो गया आपका बर्मा म्यांमार, और ये अपना भारत है। तीनों आके वहाँ पे मिल रहे हैं। वहीं पर जाने के पहले, मतलब जस्ट यहाँ पहुँचने के पहले कुछ दूर पहले एक पास है जो कि एकदम अंत हो जाता है, उसका नाम है आपका डीफू पास। यहाँ आप देखेंगे ना, बहुत बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। रोड बनाना इतना आसान नहीं है, तो समझ जाइए कि यहाँ के बाद वो आर्मी हेलीकॉप्टर से ही सप्लाई देती है, और यहीं तक आपका रोड है। ये रोड आपका समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं डिब्रूगढ़ के बगल में इधर तिनसुकिया जंक्शन पड़ता है, तिनसुकिया से रोड ऐसे होते हुए आता है। अगर आप उत्तर की तरफ निकल जाएंगे तो लगभग ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के पहले यहाँ तक आ सकते हैं, कुछ दूर पहले तक। फिर आपको वो चोटी दिखती है, दिहांग दिबांग वाली जंगल वगैरह दिखता है, उसके पहले ही आप रुक जाते हैं। यहाँ के बाद प्रॉपर रोड नहीं है। और उसके बाद अगर आप इधर कहीं मुड़ गए पूरब में, तो आप दीफू पास, ये जो दीफू पास आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा रोड। और उसके बाद आप वापस यहाँ आ गए तो यहाँ पर देखिए नामदफा नेशनल पार्क या नामदफा, ये आपका बाघ अभयारण्य भी है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। डीफू पास कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। किसको कनेक्ट करता है? आप किसी को भी मार दीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, ट्राई जंक्शन दिया हुआ है 3 देशों का। वहाँ पे जहाँ ऐसे गठजोड़ जैसा हो रहा है, पॉइंट है जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, वहाँ पर आपका डीफू पास हो गया। तो डीफू पास अगर आपको बोले इंडिया चाइना म्यांमार, ठीक है, इंडिया चाइना म्यांमार, क्योंकि तीनों देश आके मिल रहे हैं। इंडिया चाइना, इंडिया तिब्बत, ठीक है, इंडिया म्यांमार, ठीक है। तो इतना कन्फ्यूजन वाला वो लोग नहीं देंगे। क्वेश्चन अक्सर बस पूछ देता है डीफू पास कौन से स्टेट में या किसको जोड़ता है, दोनों हो जाएगा। ये आपका सारा कवर हो ही गया इधर का। इसके आगे का डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब यहाँ के आप लगभग, इसलिए मैंने बना दिया क्योंकि देखिए एक पटकाई बम रेंज है, यहाँ से ये नागालैंड शुरू हो जाता है। अब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लगभग टच करता है आपका पटकाई बम रेंज। तो पटकाई बम सिर्फ अरुणाचल तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया और उन्होंने पूछ लिया कि जिस तरह से लुशाई की पहाड़ियाँ, लुशाई हिल्स कौन सी हैं? मिजोरम में पाने वाली मिजो हिल्स को ही आप लुशाई हिल्स बोलते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आया कि लाइक लुशाई हिल्स, लुशाई की पहाड़ियों की तरह जो सिर्फ मिजोरम में पाया जाता है, पटकाई बम रेंज भी अरुणाचल में पाया जाता है, या पटकाई बम रेंज, पटकाई बम पर्वत श्रृंखला भी सिर्फ नागालैंड में पाया जाता है, तो भी गलत है। नागालैंड को भी, नागालैंड के ही कुछ हिस्से में पटकाई बम रेंज आता है और अरुणाचल में भी रहता है, तो दोनों स्टेट को कवर करता है। मैंने सिर्फ इसलिए आपको यहाँ बना दिया, एक रेफरेंस टाइप का रहेगा कि आप पहाड़ों को जब भी कवर करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, पटकाई बम के पहले अरुणाचल के हिस्से में नामदफा नेशनल पार्क या नामदफा, अब तो बाघ अभयारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, तो नामदफा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका देखिए इंपॉर्टेंट सारा इसमें कवर हो गया। अब हम लोग तीसरा जो हमारा वीडियो होगा वो आपका दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में जो अपना वो हिस्सा बचा हुआ है पेनिनसुलर इंडिया का, जहाँ पे वो आपका पासेस वगैरह हैं, वो देख लिया जाएगा। उसके साथ फिर से कुछ पहाड़ों को, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो होंगे उनको रिवाइज कर लिया जाएगा, तो अपना वो हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक वीडियो ट्राइब्स का करेंगे, पूरे भारत को कवर करते हुए। आगे कुछ वीडियोस और होंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करके फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो इतना ही रहा। इसके जितने भी इमेजेस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारे इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगे, और साथ में अपना ऐप भी जो लॉन्च हो चुका है, उस ऐप का भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब तीसरा पार्ट हमारा रह जाएगा, जो कि है भारत के बाकी हिस्से में जो हमारे पासेस हैं उनको भी कवर करने की कोशिश किया जाएगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें रहेंगी उनको भी साथ में देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस यहीं पे रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।